हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू वाइटल नर्सिंग एकेडमी। वाइटल नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को कंटिन्यूस जो स्टडी करने वाले स्टूडेंट को पता ही है कि 17 दिसंबर को जो वीएमसी और आईकेडीआर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस पर्पज़ से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, उन पेपर्स को जो हम उनका सॉल्यूशन जो है डेली हम जो है आपको एक वीडियो बनाकर डेली जो इस वीडियो के माध्यम से ओके हम आपको उनका सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। और आई होप कि ये जो सॉल्यूशन हम दे रहे हैं वो आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिट वाला रहना चाहिए, और शायद मैं भी आपको इससे बेनिफिट हो रहा है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल के जो वीडियोज़ हैं उनको अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी साथ में यूट्यूब चैनल को करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी जो भी हम यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ओके, क्वेश्चंस पेपर वगैरह उनसे रिलेटेड है, ओके, और किस प्रकार का जो है एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चंस पेपर का पैटर्न कैसा होगा, उनका आंसर आपको कैसे देना है, ओके, ये सारे जो वीडियो हम कंटिन्यूस अपलोड करते रहेंगे। और जो ये जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उससे आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आप एग्ज़ाम के अंदर अपना परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा कर पाओगे। तो इसलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, और साथ में अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप कमेंट भी ज़रूर कीजिए। कोई प्रॉब्लम भी है तो उस कमेंट के अंदर जो है आप प्रॉब्लम को जो है आप शेयर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप डिटेल के साथ अगर कोर्स जो है परचेज करना चाहते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको स्टडी अगर हमारी अच्छी लगती है, तो आप डिटेल के साथ भी हमारे कोर्सेज़ को परचेज कर सकते हैं। जो आपको प्ले स्टोर से वाइटल नर्सिंग एकेडमी की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके वहाँ से जो है आप अपना कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं और अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो आज जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, ये सारे जो सॉल्यूशन है वो प्रीवियस पेपर जितने भी एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए, चाहे कॉरपोरेशन से रिलेटेड एग्जाम हुआ हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट गुजरात की तरफ से जो एग्ज़ाम हुआ हो, ओके, जितने भी जो नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम हुए उनके जो प्रीवियस पेपर हैं उन सब का जो सॉल्यूशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आई होप आपको ये जो है वीडियो अच्छा है, ये जो क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के जो वीडियोस हम बना रहे हैं आपको अच्छे लग रहे होंगे और आपको हेल्प भी कर रहे होंगे। ओके, और इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर रहे हैं, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलते हैं अपने आज के पेपर की तरफ। ओके, और अपना जो आज का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उनके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है आज हम देखते हैं। ओके, आज जो हम क्वेश्चंस पेपर आपके पास जो सॉल्यूशन के लिए लेके आए हैं, वो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट हो रहा है। देखिए क्या है, तो 1101 यानी 101 डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू, ओके, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो किसके इक्वल होगा, किसके बराबर होगा। यानी फ़ारेनहाइट को आपको किस में चेंज करना है, सेल्सियस में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, सेल्सियस में। ओके, तो ये मेनली जो है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने के लिए आपको फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, और उस फॉर्मूला से ही आप जो है इसको चेंज करते हैं। ओके, जब भी आप कोई फॉर्मूला जो आपको दे रखा है जिसके अंदर मान लो आपको जो है सेल्सियस में चेंज करना है, ओके, और उसको अगर हम सेल्सियस में चेंज करते हैं तो सेल्सियस बराबर क्या होता है, फ़ारेनहाइट। ओके, जो फ़ारेनहाइट दे रखा है सेल्सियस में अगर आप चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। ओके, एफ माइनस 32 इंटू 5/9, इस फॉर्मूला से जो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ ऑप्शन में क्या देखेगा, तो सी बराबर कितना है, फ़ारेनहाइट 101 माइनस 32 टू 5/9, ये फॉर्मूला लगा कर आप करोगे। ओके, तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो, ओके, 101 में से 32 माइनस करते हो तो कितने रहते हैं, 69 टू 5/9, कितना, 5/9। अब जो है पहले अपन क्या करेंगे, जो है डिवाइडेशन करेंगे, 9 को जो है इसमें भाग देंगे अपन पूरा इसका। ठीक है, तो ये लगभग जो है कितनी बार जाता है, तो ये लगभग जाता है आपके 7.66 के आसपास। कितना जाता है, 7.66 के आसपास जाता है। ओके, तो इसको इससे काट दिया तो 7.66 इंटू 5 कितना आएगा, 5। ओके, तो ये जो फॉर्मूला अपन करेंगे, ओके, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करके क्या है, 30, 3 ऊपर गया, ये गया वापस आया 30 और 3। ठीक है, अब जो है 5 को 7 से किया तो 35, 35 और 3
38 एंड 38.3। ओके, जिस ऑप्शन के अंदर अगर मान लो 38.3 होगा वो ऑप्शन जो है आपका राइट जाएगा, वो ऑप्शन क्या जाएगा आपका राइट जाएगा। तो ये फॉर्मूला से ही कर सकते हो, f माइनस 32 इंटू 5/9 अगर आपको सेल्सियस निकालना है। ओके, सेल्सियस में चेंज करना है तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है, ऑप्शन ए। ओके, इस फॉर्मूला से ही निकाल सकते हो। ओके, तो सेल्सियस को जो है अगर मान लो फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो f माइनस 32 इंटू 5/9। और अगर मान लो आपको पूछे कि फ़ारेनहाइट को जो है सेल्सियस में चेंज करना है तो कैसे करोगे, तो उसको करने के लिए क्या है, c इंटू 9/5 प्लस 32, c इंटू 9/5 प्लस 32। ठीक है, यहाँ यहाँ माइनस किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जो 5/9 था वो हो जाएगा 9/5। ओके, तो अगर मान लो आप में से किसी में से जैसे मान लो 37 डिग्री का ही निकालना है, तो 37 डिग्री सेल्सियस का निकालना हो तो कैसे होगा, तो देख लो फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो ऑप्शन क्या दिया, 30 डिग्री सेल्सियस को चेंज कीजिए। तो इसको चेंज करने के लिए क्या है, आपको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, पहले सेल्सियस कितना है तो 37 इंटू 9/5 प्लस 32। ठीक है, ये है। तो अब इसको जो है सबसे पहले डिवाइड करने के लिए क्या है, तो इससे काट देते हैं तो ये कितने बार जाएगा, 7। ओके, कितनी बार गया, 7। पीछे कितना बचा, 2। ओके, 2 बचा तो 2 में कितनी बार गया, ओके लगभग 5, है ना। तो लगभग 7.4 या 7.5 के आसपास जाता है। ठीक है, 7.4 या 7.5 के आसपास, और इनको 9 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें फिर क्या करो 32 प्लस कर देते हैं। ठीक है, 32। तो लगभग ये आता है आपके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 66.9 के आसपास, प्लस 32 करेंगे तो फ़ारेनहाइट के अंदर लगभग आपके 98 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये दोनों फॉर्मूला है इनका अपन जो है यूज़ करके क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में चेंज करना है तो ये फॉर्मूला, और सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, और फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में चेंज करना है तो ये फॉर्मूला। ओके, और अगर सेल्सियस दे रखा है उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना तो ये फॉर्मूला। ओके, तो इस प्रकार के फॉर्मूले से जो है आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। द सॉल्यूशन यूज टू डिसइंफेक्ट द बेड लिनन ऑफ कोविड पेशेंट, यहाँ कह दिया कोविड पेशेंट के बेड लिनन को करने के लिए क्या, कौन सा सॉल्यूशन, डिटोल यूज लेते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड लेते हैं, लाइजोल देते हैं, सेवलॉन लेते हैं। तो कोविड वाले के अंदर जो है अपन हाइपोक्लोराइड लेते हैं, क्या लेते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या लेते हैं, हाइपोक्लोराइड। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड को जो है कोविड पेशेंट के अंदर अगर कोई बेड लिनन वगैरह उनको डिसइंफेक्ट करना है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड लेते हैं। ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल इज नॉन एज, स्केलेटल मसल्स के जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए जो रिकॉर्ड करते हैं उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल इज नॉन एज, उसको क्या कहेंगे। एक पहला दिया है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, दूसरा दिया है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, तीसरा दिया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और चौथा दिया है इलेक्ट्रोग्राफी। स्केलेटल मसल्स के लिए, मसल्स का यूज है, मसल्स का मतलब मायो, क्या हुआ मायो। ठीक है, तो मायो वर्ड डिनोट करता है मसल्स को, तो यहाँ पर मायो किसमें आया, इसमें, तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी। राइट आंसर क्या जाता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ये किसके लिए, ये ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए या रीडिंग करने के लिए जो करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। और कार्डियक मसल्स की, ओके किसकी, कार्डियक मसल्स की एक्टिविटी को, ठीक है, कार्डियक मसल्स की एक्टिविटी को जो है रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी जो करते हैं अपन। ओके, कार्डियक मसल्स के लिए। तो यहाँ पूछा है कि स्केलेटल मसल्स का, तो वो आएगा इलेक्ट्रोमायोग्राफी। क्या आएगा, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। नेक्स्ट है एंटीडोट, एंटीडोट फॉर हिपेरिन, हिपेरिन का एंटीडोट क्या है। देखो ये तो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है पहले भी, ये तो कॉमन हो गया। हिपेरिन का एंटीडोट क्या है, प्रोटामाइन सल्फेट हिपेरिन का है, और विटामिन के जो है वो वारफेरिन का है। किसका है, वारफेरिन का है। ओके, और जो अमाइनो कार्पोइक एसिड जो है, अमाइनो कार्पोइक एसिड, ठीक है ना, ये जो है थ्रोम्बोलाइटिक जो एजेंट होते हैं, जो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स है उनका एंटीडोट है ये अमाइनो कार्बोलिक एसिड। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है अपना, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है,
ब्रेडन स्केल इज यूज फॉर असेसिंग। ब्रेडन स्केल किसके लिए यूज करते हैं? तो ब्रेडन स्केल हमेशा किसके लिए यूज करते हैं? डेक्यूबिटिक अल्सर के लिए। के लिए यूज करते हैं डेक्यूबिटिक अल्सर के लिए। यहाँ पूछा हाइपरटेंशन के लिए, डायबिटीज मेलाइटिस के लिए या इन्फेक्शन के लिए। तो ब्रेडन स्केल जो है वो डेक्यूबिटिक अल्सर के लिए जो है अपन यूज किया जाता है। ओके, डेक्यूबिटिक अल्सर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल क्या होता है? तो नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल कितना होता है? 145 से 155 मिली इक्विवेलेंट होता है, 135 से 145 होता है, 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट होता है, 9 टू 11 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो नॉर्मल जो सीरम सोडियम लेवल होता है वो 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल जो है इतना रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लो पिच। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस पेपर भी करवाया था, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। लो पिच कंटिन्यूअस ग्रेगलिंग साउंड शुड बी सिक्रीशन इन द लार्ज एयरवे इज कॉल्ड एज। क्या कहते हैं उसको? उसको क्या कहते हैं? लो पिच साउंड को कहते हैं रोंकाई। और अगर हाई पिच साउंड होगा, हाई पिच साउंड, ठीक है, ओके, तो ये जो है वो डीप एयरवे में, ये जो है अपर एयरवे के अंदर अगर होगा तो हाई पिच साउंड आपको देखने को मिलेगा। हाई पिच साउंड आता है जस्टाइड, और लो पिच साउंड है तो रोंकाई। विज जो है, विजिंग जो है, विजिंग साउंड जो है वो आपको अस्थमा में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? अस्थमा में। ठीक है, तो लो पिच कंटिन्यूअस ग्रगलिंग साउंड अगर मान लो सुनाई दे रहा है, ओके, और उसको अपन कहते हैं रोंकाई साउंड। क्या बोलेंगे? रोंकाई साउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, ये पहले भी मैंने सॉल्व करवा रखा आपको। ओके, एंथेल्मिक एनिमा इज यूज इन, ओके, एंथेल्मिक एनिमा इज यूज इन, किसमें यूज करते हैं एंथेल्मिक एनिमा? ओके, तो देखना, रिमूव फ्लाटूस। फ्लाटूस को रिमूव करने के लिए कौन सा एनिमा होता है? तो कार्मिनेटिव एनिमा। कौन सा एनिमा होता है? कार्मिनेटिव एनिमा। फंडामेंटल का ये टॉपिक है, कार्मिनेटिव एनिमा। ओके, और दूसरा है सॉफ्टन, ओके, हार्ड फीकल मटेरियल। ओके, फीकल मटेरियल जो हार्ड है उसको सॉफ्ट करने के लिए तो ऑयल एनिमा यूज करते हैं। कौन सा? ऑयल एनिमा। ठीक है, गैसियस डिस्टेंशन हो रखा है तो उसके लिए कार्मिनेटिव एनिमा। ठीक है, और स्टूल जो हार्ड है उसको रिमूव करने के लिए अपन ऑयल एनिमा लेते हैं। ठीक है, और कार्मिनेट जो एंथेल्मिक एनिमा है वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट को, ओके, इंटेस्टाइनल पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एनिमा यूज करते हैं उसको बोलते हैं एंथेल्मिक एनिमा। उसको क्या बोलेंगे? एंथेल्मिक एनिमा। ओके, सिंपल एविवेकेंट एनिमा के लिए अपन कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर रिमूव करना है, सिंपल एविवेकेंट एनिमा का जो अपन यूज कर सकते हैं। इसके लिए, इसके लिए। ओके, तो ये जो है इसका राइट आंसर जो जाएगा, एंथेल्मिनिक एनिमा जो है किसके लिए यूज किया जाता है? तो इंटेस्टाइनल पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है अपन इस एनिमा का यूज करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, अगला जो अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, ओके, फटाफट अपन इनको पूरा करेंगे ताकि क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन सॉल्व हो और आपका टाइम भी जो है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं जाए। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है अपना 49 नंबर क्वेश्चन, हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की मॉडल। मास्लो हायरार्की मॉडल के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड कौन सा होगा? फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंगनेस। हाईएस्ट पूछा है यहाँ पर, देखो दोनों में यही है, एक होता है हाईएस्ट नीड, ठीक है ना, एक होता है हाईएस्ट नीड। जो हाईएस्ट बेसिक नीड्स जो होता है, या हम कह सकते हैं इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की थ्योरी। ओके, एक होता है लोवेस्ट लेवल, एक होता है हाईएस्ट लेवल। तो हाईएस्ट लेवल पर क्या है और लोवेस्ट लेवल पर क्या है, दो चीजें होती हैं। या हम कह सकते हैं जो हाईएस्ट लेवल वाली जो नीड्स होती है, जो सबसे ऊपर हाईएस्ट लेवल की है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं उसको हम लीस्ट बेसिक नीड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लीस्ट बेसिक नीड्स। ओके, जिसकी जरूरत कम है लीस्ट बेसिक नीड्स। तो वो कौन सी है? तो वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कौन सी है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और ये तो है हाईएस्ट लेवल की। अगर आपसे पूछे कि लोवेस्ट लेवल की क्या है, तो लोवेस्ट लेवल की जो है वो है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। ओके, कौन सी? फिजियोलॉजिकल। इसको हम लोवेस्ट भी बोलते हैं या फिर बोलते हैं मोस्ट बेसिक नीड्स। मोस्ट बेसिक नीड्स, सबसे ज्यादा जो जरूरत रहती है वो कौन सी है? तो वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ओके, मास्लो हायरार्की ने, अब्राहम मास्लो ने, ठीक है, एक थ्योरी दी थी, मोटिवेशनल थ्योरी, जिसके अंदर उसने जो है ये नीड्स के बारे में बताया था। और ये जो थ्योरी उसने दी थी वो 1943 में दी थी। मास्लो हायरार्की थ्योरी कब आई थी? 1943 में। अब्राहम मास्लो करके हैं, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। उन्होंने ये बताया था कि सबसे ज़्यादा लोवेस्ट लेवल की जो रहती है, सबसे लोवेस्ट लेवल जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, या उसको हम बोलते हैं मोस्ट बेसिक नीड्स। और जो हाईएस्ट लेवल की है उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
उसको हम लीस्ट बेसिक नीड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 नीड दी थी। कौन कौन सी? सबसे लोवेस्ट में था फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेकंड जो था वो था आपके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, पहले फिजियोलॉजिकल नीड सबसे, फिर है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और फिर था लव एंड बिलोंगिंगनेस, और फिर था सेल्फ स्टीम, और सबसे ऊपर जो था वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, इस प्रकार से था फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और फिर था लव बिलोंगिंगनेस, लव बिलोंगिंगनेस, फिर था सेल्फ स्टीम। ओके, और लास्ट सेल्फ स्टीम, और सबसे लास्ट जो था वो था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, जो हाईएस्ट लेवल की थी, तो सेल्फ, और लोवेस्ट लेवल की क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसको हम मोस्ट बेसिक नीड्स बोलते हैं, इसको लीस्ट बेसिक नीड्स कहेंगे। ओके, तो इसका जो आंसर जाएगा वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन फॉलोइंग कलर कंटेनर इन हॉस्पिटल। देखो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, प्रीवियस जो पेपर था उसमें भी किया, और ये सेम आ गया। देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, हर एक पेपर में लगभग ये रिपीट हो रहा है। तो रेड कलर का मैंने पहले ही बताया था, जो प्लास्टिक वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना, प्लास्टिक मटेरियल, रबर मटेरियल, ठीक है, हम कह सकते हैं प्लास्टिक मटेरियल या फिर रबर मटेरियल जो होते हैं, उन सबको अपन किस में डिस्कार्ड करते हैं? रेड में। जैसे आपके आईवी ट्यूबिंग हो गया, ठीक है, कैथेटर हो गया, आईवी ट्यूबिंग, कैथेटर, ठीक है, और आर एल एन एस वगैरह, इनकी जो बॉटल्स होती हैं, ये सारे जो किस में जाएंगे? ये इसमें जाएंगे। आईवी फ्लूइड्स की जो बॉटल्स वगैरह होती है वो इसमें जाएगी। ठीक है, ब्लू के अंदर मैंने बता दिया था ग्लास मटेरियल, है ना, ग्लास मटेरियल के अंदर आपके वायल हो गया, एम्प्यूल्स हो गया, ठीक है, ये सारे जो चीज़ें हैं वो इसमें जाएगी। येलो कलर के अंदर हमेशा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जाता है, येलो कलर के अंदर। ओके, कोई भी ब्लड कंटामिनेटेड प्रोडक्ट, ब्लड ब्लड कंटामिनेटेड जो ब्लड कंटामिनेटेड अगर वेस्ट है वो, और ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है वो येलो कलर के अंदर है। ब्लैक के अंदर तो क्या आता था? सादा कचरा जो होता है, नॉर्मल जो वेस्ट होता है, सादा जो कचरा है वो इसमें जाता है। ठीक है, जो जनरल वेस्ट है वो ब्लैक में जाएगा। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो येलो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेस्ट टाइम टू कलेक्ट स्पूटम सैंपल फॉर AFB एसिड फास्ट बेसिलाई का बेस्ट टाइम क्या है स्पूटम कलेक्ट करना? ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन जो है AFB करते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई का डिटेक्शन करते हैं, तो उसके लिए जो स्पूटम लेते हैं वो हम ये बोलते हैं कि मॉर्निंग, ये जो अर्ली मॉर्निंग है, जैसे आप वेकअप होते हो बिना ब्रश किए, जो है आपको सैंपल प्रोवाइड करना होता है, तो वो होता है जैसे ही उठते हो आप, मॉर्निंग में उठते ही जो सैंपल होता है वो सैंपल जो है सबसे बेस्ट रहता है मॉर्निंग आफ्टर वेकअप। ओके, कौन सा सैंपल? मॉर्निंग आफ्टर वेकअप वाला सैंपल जो है वो सबसे अच्छा रहता है किसके अंदर? एसिड फास्ट बेसिलाई के अंदर। ठीक है, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइनल स्पाइन इज कॉल्ड, लेटरल कर्वेचर को क्या कहते हैं? तो स्केलोसिस, क्या बोलते हैं उसको? स्केलोसिस। ओके, लेटरल कर्वेचर हो, लेटरल साइड के अंदर कर्वेचर, तो स्केलोसिस। ओके, और जो बैक जो कर्वेचर रहती है, काइफोसिस। ओके, उसको क्या बोलते हैं? काइफोसिस। ओके, और अगर मान लो ये एंटीरियर पार्ट जो है वो अगर कर्वेचर रहे तो दैट इज लॉर्डोसिस, उसको क्या बोलते हैं? लॉर्डोसिस। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा है? यहाँ पूछा यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ते टाइम यही ध्यान रखना होता है आपको कि पूछा क्या है, और कई बार क्या है आप रिसिपिएंट को ढंग से पढ़ ही नहीं पाते हो, और पहले ऑप्शन के अंदर ओ ब्लड ग्रुप दे रखा है और इसी का आंसर देखो, जैसे इसने पहले यहाँ टिक मारा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप किसे कहेंगे? यहाँ पूछा रिसिपिएंट, ठीक है, जो सबका ब्लड ले सकता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ठीक है, तो वो होता है AB ब्लड ग्रुप। और जो ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है। क्या है? यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर, और ओ में भी पूछे तो ओ नेगेटिव रहता है, हमेशा ध्यान रखना। यूनिवर्सल डोनर किसको बोलें? ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, वो हमेशा यूनिवर्सल डोनर रहेगा। और रेसिपिएंट जो है वो AB ब्लड ग्रुप रहता है। नेक्स्ट है, स्टिफनेस अकर इन द बॉडी आफ्टर डेथ इज नॉन एज। अगर डेथ के बाद अगर बॉडी में स्टिफनेस होती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको अगर मान लो एल्गोर मोटिस कहते हैं, लिवर मोटिस कहते हैं, राइगर मोटिस कहते हैं, या ट्रेडियो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कहते हैं। ओके, तो देखो, स्टीफनेस अगर हो रही है तो डेथ की जो है ये स्टेजेस है।
स्टेजेस ऑफ डेथ, ये किस में आता है? स्टेजेस ऑफ डेथ के अंदर आता है। डेथ की जो है अलग अलग 7 स्टेजेस के अंदर डेथ को डिवाइड किया गया है। कितने स्टेज के अंदर? 7 स्टेज के अंदर। तो फर्स्ट स्टेज होती है उसको बोलते हैं पेलर मोर्टिस। क्या बोलते हैं? पेलर मोर्टिस। पहली जो स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज होती है, उसको बोलते हैं पेलर मोर्टिस। ठीक है ना, जिसके अंदर स्किन जो है वो पेल कलर की होती है। पेलर का मतलब स्किन जो है पेलनेस होना शुरू हो जाती है, ओके, डेथ के कारण। दूसरी जो स्टेज होती है, सेकंड जो स्टेज होती है, उसको बोलते हैं अल्गोर मोर्टिस। क्या बोलते हैं? अल्गोर मोर्टिस। ठीक है, अल्गोर मोर्टिस। सेकंड, ये जो अल्गोर मोर्टिस, सेकंड जो स्टेज है अल्गोर मोर्टिस। अल्गोर का मतलब होता है डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। अल्गोर का मतलब है बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर है कमजोर, कम हो जाता है। तीसरी जो स्टेज होती है जिसको बोलते हैं राइगर मोर्टिस। तीसरी जो स्टेज है दैट इज राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस में क्या होता है? स्टिफनेस हो जाती है बॉडी की। बॉडी जो है वो अकड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, स्टिफनेस ऑफ बॉडी। तो ये आगे क्वेश्चन, स्टिफनेस अकर इन द बॉडी आफ्टर दैट इज नॉन एज राइगर मोर्टिस। क्या बोलेंगे उसको? राइगर मोर्टिस। ठीक है, चौथी जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं लिवर मोर्टिस। क्या बोलते हैं? लाइवर मोर्टिस या लिवर मोर्टिस। व्हाट इज द लिवर मोर्टिस? लिवर मोर्टिस के अंदर क्या है? स्किन जो है, बॉडी का जो कलर है वो ब्लूइश कलर का हो जाता है। और कारण ये होता है कि ब्लड जो है वो धीरे धीरे क्या है, लोअर पार्ट के अंदर, बॉडी जैसे सुपन पोजिशन में, तो लोअर पार्ट के अंदर ब्लड जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ब्लूइश कलर से जो है बॉडी का देखने को मिलता है। ठीक है, चौथी स्टेज। इसकी जो पांचवी स्टेज होती है, फिफ्थ स्टेज जो होती है, उसको बोलते हैं प्यूट्रीफेक्शन। पांचवी जो स्टेज है दैट इज प्यूट्रीफेक्शन। ठीक है, धीरे धीरे जो बॉडी है वो क्या है, प्यूट्रीफाइड होना शुरू हो जाती है, और फिर जो है बॉडी डीकम्पोज होती है। छठी जो स्टेज है दैट इज नॉन एज डीकम्पोजिशन। ठीक है, बॉडी जो डीकम्पोज होना, सड़ना गलना शुरू हो जाती है। और लास्ट जो है, फिर बॉडी जो है वो किस में रहती है? स्केलेटलाइजेशन। लास्ट में जो है सिर्फ हड्डियां वड्डियां, स्केलेटल स्केलेटल बचता है। तो इस प्रकार से जो है स्टेजेस ऑफ डेथ रहती है। तो यहाँ पूछा स्टिफनेस अकर इन द बॉडी आफ्टर डेथ इज नॉन एज दैट इज राइगर मोर्टिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सबसे पहली स्टेज कौन सी? तो पेलार मोर्टिस, जिसके अंदर स्किन जो है वो पेलनेस होना शुरू होती है। दूसरी जो है वो अल्गार मोर्टिस, जिसमें बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम होता है। तीसरी जो स्टेज है वो राइगर मोर्टिस होती है। चौथी जो स्टेज है वो होती है लिवर मोर्टिस, जिसमें ब्लूइश कलर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलो, यहाँ तक कोई डाउट? तो इसका जो आंसर जाएगा वो राइगर मोर्टिस जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टैपिंग ओवर फेशियल नर्व कोज ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल इज नॉन एज। टैपिंग ओवर फेशियल नर्व, फेशियल नर्व के ऊपर टैप करना। ठीक है, जैसे ही आप फेशियल नर्व के ऊपर टैप करोगे तो वहां पर जो है फेशियल मसल्स के अंदर ट्विचिंग होना शुरू होगी। उसको क्या कहते हैं? ये मैंने प्रीवियस जो पेपर मैंने करवाया है पहले, उसके अंदर भी मैंने बताया। तो ये जो कंडीशन डेवलप होती है, ओके, ये जो कंडीशन डेवलप होगी ये किसके कारण होगी? ये जो कंडीशन डेवलप होती है ये होती है हाइपोकैल्सीमिया, कैल्सीमिया के कारण। किसके कारण होती है? हाइपोकैल्सीमिया के कारण। ओके, हाइपोकैल्सीमिया के कारण होती है, और जिसके कारण मान ली कौन से साइन देखने को मिलते हैं आपको? अगर मान लो टैपिंग ऑफ फेशियल नर्व जो है, फेशियल नर्व को अगर टैप करोगे तो फेशियल मसल ट्विस्ट होती है, जिसको बोलते हैं वॉस्टेक साइंस। क्या बोलते हैं? वॉस्टेक साइंस। और दूसरा जो साइन होता है जिसमें बीपी कफ बांधते हैं, और जो हैंड की जो मसल्स है वो स्पाज्म होती है, उसको बोलते हैं ट्राउजिक साइन। चैडविक साइन जो है वो प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। चैडविक का मतलब क्या होता है? ओके, चैडविक सी से सर्विक्स, सर्विक्स में जो है ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं चैडविक साइन। और होमेन साइन, तो ये मैंने पहले ही बताया, होमेन साइन जो है काफ मसल्स के अंदर जो है पेन देखने को मिलता है। ठीक है, डीप एंड थ्रोम्बोसिस के अंदर ये कंडीशन होमेन साइन जो देखने, जिसमें डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टो करेंगे तो काफ मसल्स के अंदर जो है पेन होता है। ठीक है, दैट इज होमेन साइन। ओके, तो ये जो चीजें इसमें, तो इसका जो सही साइन जाएगा दैट इज वॉस्टेक साइंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 ml of IV fluid needs to be administered over 5 आवर। 5 घंटे के अंदर क्या है? 500 ml IV फ्लूइड एडमिट करना है। ड्रॉप फैक्टर इज 20। ड्रॉप फैक्टर कितने हैं? 20 है। ओके, तो कैलकुलेट ड्रॉप पर मिनट। तब पर मिनट ड्रॉप कितनी जाएगी? तो अपन को क्या ड्रॉप फैक्टर दे रखा है। ओके, तो यहाँ क्या है? फ्लो रेट चेक करना है कि कितनी ड्रॉप जो है पर मिनट के अकॉर्डिंग जाती है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला आता है, ठीक है, जो फ्लूइड वॉल्यूम के अंदर है, फ्लूइड जो है, ओके, हम क्या करेंगे, फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो फ्लूइड वॉल्यूम इनटू क्या करेंगे, जो ड्रॉप फैक्टर, फ्लूइड वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट्स, अपॉन टाइम इन मिनट्स, उसको टाइम इन मिनट्स में डिवाइड कर, टाइम इन मिनट्स इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? तो आपके जो है ये ड्रॉप फैक्टर निकलने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ क्या क्या कहा गया है? तो देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर मान लो कि 500 ml जो है आईवी फ्लूइड है,
और 5 घंटे के अंदर एडमिशन करना है, ड्रॉप फैक्टर 20 है, तो आपको ड्रॉप पर मिनट कितना देना पड़ेगा, कैलकुलेट करना ड्रॉप पर मिनट, ठीक है, कितनी ड्रॉप जो है जानी चाहिए पर मिनट में। तो उसका फॉर्मूला है, पहले तो फ्लूइड वॉल्यूम आपको दे रखी है, को मल्टीप्लाई करना है ड्रॉप फैक्टर से और डिवाइडेड बाय द टाइम इन मिनट्स। तो फॉर्मूला लगाते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम कितनी है 500 है, ठीक है, ड्रॉप फैक्टर कितने हैं 20, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 5 घंटे दिए, उसको किसमें मिनट में चेंज करना है, तो 60 से करते हैं मिनट। अब इनको जो है आप काट दो, ठीक है, इसको इससे काटेंगे कितने आ जाएंगे 3, कितने आ जाएंगे 3, ठीक है। अब जो है इसको भी इससे काट सकते हो आप, ठीक है, हालांकि इसको भी इससे आप जो है काट सकते हो, ठीक है, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो या फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड कर दो, 500 भाग 15, 15 का भाग दोगे तो कितना आता है, ठीक है, तो 15 का भाग अगर 500 में देंगे तो 45 है ना, ठीक है, 15 तो 3 बराबर 45 होते हैं, तो 50 में 45 गए यानी 3 बार भाग गया, फिर पीछे बचे कितने 5, वापस कितने हो गए 50, 50 वापस गए तो ये भी बचे 5, ठीक है। तो हमेशा ये आएगा 33.33 आता है, कितना 33.33 के आसपास आएगा। तो आपका जो ड्रॉप फैक्टर होगा पर मिनट कितना आएगा 33 ड्रॉप, कितना आएगा, इसके आसपास कौन सा आ रहा है 32, 33 आ रहा है ना, है ना, तो 33.33 भले नहीं दे रखा पर 33 दे रखा, तो ये जो सही जाएगा, फॉर्मूला से जो है आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला जो है ये लगेगा, ठीक है। आपको ड्रॉप फैक्टर दे रखा है, वॉल्यूम भी दे रखी है और अवर्स भी दे रखे हैं, तो सबसे पहले इस ड्रॉप पर मिनट अगर निकालना हो तो उसके लिए क्या है, पहले तो आपको जो फ्लूइड वॉल्यूम दे रखी है, फ्लूइड वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स, टाइम को अपन मिनट्स में जो है कन्वर्ट करेंगे, 5 घंटे दे रखे, ठीक है ना, तो 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, तो 5 इंटू 60 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इनको जो है पा करके और जो वॉल्यूम के साथ जो है अपन जो ड्रॉप फैक्टर है उससे तो आप काट के फिर जो है निकाल सकते हो फॉर्मूला, ओके। नेक्स्ट जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो अपना क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन, ओके। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टेराइल बाय, शार्प इंस्ट्रूमेंट को आप किससे स्टेराइल नहीं करोगे, कूलिंग, बॉइलिंग, हॉट एयर ओवन और एंटीसेप्टिक। तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी शार्प इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको बॉइल नहीं करते हैं, बॉइलिंग मेथड से जो है कभी भी उनको जो है अपन सॉल्यूशन नहीं सॉरी स्टेराइल नहीं करेंगे, ओके। तो इनको अपन कभी भी बॉइलिंग करें, क्योंकि बॉइलिंग करने से इसकी जो शार्पनेस है वो क्या हो जाती है कम, शार्पनेस क्या हो जाती है कम, और शार्पनेस कम होने की वजह से जो है इसको अपन जो है बॉईल नहीं करेंगे। जब भी स्टेराइल करते हैं तो जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको कभी बॉईल नहीं करना, बॉईल करोगे तो क्या होगा शार्पनेस उनकी चली जाती है, इसलिए तो अपन उनको बॉईल नहीं करते, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इनको कभी भी बॉईल नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से आप साफ कर सकते हो, ठीक है, हॉट एयर ओवन के अंदर जो है वो कर सकते हो, पर ये जो है इसमें नहीं करेंगे क्योंकि बॉइलिंग करने की वजह से उनका क्या है शार्पनेस जो है वो चली जाती है, इसलिए बॉइलिंग नहीं करते। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आइडियल रेशियो ऑफ नर्स टू पेशेंट इन एन आईसीयू, आईसीयू के अंदर नर्स पेशेंट रेशियो क्या रहता है, तो आईसीयू के अंदर नर्स पेशेंट रेशियो 1:1 रहता है, कितना रहता है 1:1 रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द मेथड यूज फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन इनटू द ईयर इज कॉल्ड, ईयर के अंदर अगर मेडिकेशन आप जो है एडमिनिस्टर कर रहे हो उस मेथड को क्या कहते हैं, ओके। ईयर के अंदर अपन जो ड्रॉप डालते हैं उसको क्या बोलते हैं इंस्टिलेशन, इंस्टिलेशन का मतलब ड्रॉप जो है अपन इंस्टिल कर रहे हैं, ओके, तो उसको इंस्टिलेशन बोलते हैं। इनहेलेशन में क्या है ऐसी ड्रग जो आप वेपर के थ्रू जो है नोज के थ्रू जो है ले रहे हो, ठीक है ना, तो इंस्टिलेशन मेथड के अंदर आई के अंदर जो ड्रॉप डालते हैं वो भी इंस्टिलेशन आएगा, ईयर के अंदर ड्रॉप डालेंगे वो भी इंस्टिलेशन में आता है। इनहेलेशन के अंदर जैसे मान लो ज़्यादा कफ वगैरह होता है, ठीक है ना, तो अपन जो न्यूबुलाइजर वगैरह पर्सन को देते हैं तो वो इनहेलेशन मेथड के थ्रू मेडिकेशन को क्या कर रहा है, मेडिकेशन को क्या कर रहा है एडमिनिस्टर करवा रहे हैं इनहेलेशन मेथड के थ्रू द नोज, ओके, रेस्पिरेशन के थ्रू जो है वो मेडिकेशन जो है कहाँ आपकी बॉडी सिस्टम में जा रही है, ओके। इंजेक्शन, ठीक है, जो इंजेक्शन जो अलग अलग टाइप की मेडिकेशन को जो है आप
इंजेक्शन की हेल्प से जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे इंट्रावेनस प्रोवाइड कर रहे हैं, इंट्रामस्कुलर कर रहे हैं, सब कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, इंट्राडर्मल दे रहे हैं, वो सब इसके अंदर आता है। ओके, तो ये जो मेथड आएगा कि आप मेडिकेशंस को जो है एडमिनिस्टर किसके थ्रू कर रहे हो, ईयर के अंदर अगर मेडिकेशन कर रहे हैं तो वो इंस्टिलेशन मेथड के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? इंस्टिलेशन मेथड के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव डेटा। इनमें से कौन सा जो है एग्जांपल है, ऑब्जेक्टिव डेटा का एग्जांपल है। देखो, ऑब्जेक्टिव डेटा एक होता है सब्जेक्टिव डेटा, एक ऑब्जेक्टिव डेटा, एक सब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा वो है जो पर्सन आपको या पेशेंट जो आपको प्रोवाइड करता है, जो पेशेंट से आपको बताता है। ओके, पेशेंट सेज, अपन लिखते हैं केयर प्लान, सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट सेज। ठीक है, पेशेंट कह रहा है, क्या कहता है पेशेंट, अगर मान लो आपको जो चीज बताएगा वो सब्जेक्टिव डेटा में। और ऑब्जेक्टिव डेटा के अंदर वो है जो आप किसी पेशेंट को देख कर खुद ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना, ऑब्जर्व करके जो पेशेंट डेटा अपन लेंगे वो आता है ऑब्जेक्टिव डेटा के अंदर। तो देखिए, फीलिंग ऑफ वरी, ठीक है, फीलिंग ऑफ, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं चिंता जैसा फील हो रहा है, ओके, वरी ज्यादा फील कर रहा है। ठीक है। और दूसरा है पेन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर पेन हो रहा है, नोजिया जैसा उसको फील हो रहा है, और है डिसकलरेशन ऑफ स्किन। इनमें से कौन सा जो है ऑब्जेक्टिव डेटा है? ठीक है, जो आप देख कर पता कर सकते हो। ठीक है, वरी को आप देख कर पता कर सकते हो नहीं, उसके मन में क्या चल रहा है वो आपको क्या पता, वो तो उसको ही पता होगा। ठीक है, तो वही बताएगा कि मेरे को ऐसा ऐसा फील हो रहा है। ठीक है। पेन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर पेन हो तो आप देख कर पता नहीं कर सकते, पेशेंट कहेगा कि मुझे एब्डोमेन पेन हो रहा है। वो नोजिया, तो नोजिया भी आप देख कर पता नहीं करोगे, उसको ऐसा लगेगा फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है, उसको नोजिया बोलते हैं। तो पेशेंट बोलेगा कि मेरे को ऐसा वोमिटिंग जैसा हो रहा है पर वोमिटिंग हो नहीं रही है, वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है, वो पेशेंट बताएगा। तो ये सारे क्या है, सब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है? डिसकलरेशन ऑफ स्किन, ये आप देखकर पता लगा सकते हैं, है ना। स्किन के ऊपर अगर मान लो आपने देखा पेशेंट के स्किन के ऊपर जो है आपको अलग अलग डिस्कलरेशन जैसा लग रहा है, स्किन जो कहीं पर ब्लूइश है या फिर ब्लैक ब्लैक हो रखी है, तो वो आप देखकर पता लगा सकते हो। तो ये किस में जाएगा? ये ऑब्जेक्टिव डेटा में जाएगा। और बाकी वाले सब किस में जाएंगे? सब्जेक्टिव डेटा के अंदर जाएंगे। ओके। नेक्स्ट जो है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? लेवांसंट इज यूज्ड इन, लेवांसंट जो है किस में यूज करते हैं? ओके, लेविनसंट नाम होता है एक्चुअली इसका, लेविन, LWVN, लेविनसंट होता है। ओके, इसको दूसरा किस नाम से जानते हैं? इसको दूसरा जो है अपन पेरी, दूसरा जो नाम है इसका वो है पेरिटोनियो वीनस, पेरिटोनियो वीनस संट, पेरिटोनियो वीनस संट भी कहते हैं इसको। ओके, तो इसका दूसरा जो नाम है वो है पेरिटोनियो वीनस संट भी इसको कहा जाता है। इनके बीच में होता है तो जो इंट्राजुगुलर वेन होती है, ओके, इंट्राजुगुलर वेन, और आपके जो सुपीरियर वेना कवा होती है, सुपीरियर वेना कवा, इनके बीच में जो है जो दोनों के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियो वेनस संट। किस लिए करते हैं? एब्डोमेन कैविटी के अंदर जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है उसको रिमूव करने के लिए जो है ये किया जाता है। तो एसाइटिस ऐसी प्रॉब्लम, एसाइटिस का मतलब क्या होता है? फ्लूइड का जो है एब्डोमिनल कैविटी में एक्यूमुलेट हो जाना। ओके, तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एसाइटिस। तो ये जो संट है उस फ्लूइड को रिमूव करने के लिए, ताकि वो फ्लूइड वहां पर एक्यूमुलेट नहीं हो, तो इन दोनों वेन के बीच में क्या है, कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, एक संट बना दिया जाता है जिससे वो फ्लूइड जो है डायरेक्टली कहाँ चला जाए? हार्ट के थ्रू। ठीक है ना। तो ये जो है इसको बोलते हैं अपन लिवान संट। तो लिवान संट जो है वो आपको एसाइटिस के अंदर यूज करना पड़ता है। किसके अंदर यूज करते हैं? एसाइटिस के अंदर। ओके, एसाइटिस के अंदर जो है ये संट यूज किया जाता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कुशिंग सिंड्रोम विल बी प्रोड्यूस इंक्रीज लेवल ऑफ, ओके, कुशिंग सिंड्रोम विल प्रोड्यूस इंक्रीज, किसका लेवल जो है कुशिंग सिंड्रोम बढ़ा देता है? तो कुशिंग सिंड्रोम के अंदर तो देखो, कुशिंग सिंड्रोम जो मेनली वो किसके कारण होता है? कोर्टिजोल हार्मोन के कारण। किसके कारण होता है? कोर्टिजोल के कारण। ठीक है, तो कोर्टिजोल हार्मोन का लेवल जो है बढ़ जाता है, तब जो है कुशिंग सिंड्रोम की जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो क्या करता है कुशिंग सिंड्रोम? देखो, हमेशा कुशिंग सिंड्रोम में जो है आपको सीरम पोटेशियम लेवल जो है ना, वो डिक्रीज मिलता है, इंक्रीज नहीं होता, हाइपोकेलिमिया होता है। क्या होता है? हाइपोकेलिमिया होता है। ठीक है,
तो इसमें जो लेवल बड़ा होता है वो हमेशा किसका है, ग्लूकोज का लेवल जो है वो बड़ा हुआ मिलता है। हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है ना, जिसको अपन ओवर्ट डायबिटीज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओवर्ट डायबिटीज। ओके, ये देखने को मिलती है कुशिंग सिंड्रोम के अंदर। कोर्टिजोल हार्मोन का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ होता है, और इंक्रीज लेवल ऑफ कोर्टिजोल हार्मोन लीड्स टू कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम को लीड करता है। इसके अंदर आपको ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अपना 63 नंबर क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन इंजरी इन ब्लंट ट्रॉमा। ब्लंट ट्रॉमा के अंदर सबसे ज्यादा इंजरी कहाँ होती है? किडनी में होती है, लीवर में होती है, ब्लैडर में होती है, स्प्लीन। तो स्प्लीन के अंदर ब्लंट ट्रॉमा अगर जब भी होता है तो सबसे ज्यादा जो इंजरी होती है शार्प इंस्ट्रूमेंट वगैरह से, तो ब्लंट ट्रॉमा के अंदर जो इंजरी रहेगी वो किससे होगी? ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा कौन सा है? मोस्ट कॉमन इंजरी इन ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा। अगर ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा हो तो सबसे ज्यादा इंजरी किसमें रहती है? या भी किडनी के अंदर, ब्लैडर के अंदर, लीवर या स्प्लीन? तो स्प्लीन। राइट आंसर इज स्प्लीन। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस इज कॉल्ड। डिस्टल रेडियस के फ्रैक्चर को क्या कहोगे? ओके, डिस्टल रेडियस का अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उस फ्रैक्चर को क्या कहते हैं? ठीक है, एक होता है ह्यूम फ्रैक्चर। ओके, ह्यूम फ्रैक्चर किसको बोलेंगे? ह्यूम फ्रैक्चर जो होता है वो आपके जब एल्बो के अंदर इंजरी होती है। कहाँ पर इंजरी हुई? एल्बो में। और एल्बो में इंजरी होने के कारण वहां पर जो है ये इंजरी जो है इन्वॉल्विंग करती है आपके किसको? जो ओलेक्रेनॉन प्रोसेस होता है, ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। ओके, ये वाला ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। ओके, इसको जो है वो इन्वॉल्व कर देती है। ओके, एल्बो के अंदर इंजरी होगी तो क्या करेगी? ओलेक्रेनॉन प्रोसेस को जो है वो इन्वॉल्व करती है। ओके, और जिसके कारण जो है डिसलोकेशन हो जाता है किसका? डिसलोकेशन ऑफ ओलेक्रेनॉन प्रोसेस को इन्वॉल्व करती है ये इंजरी, और जिसके कारण डिसलोकेशन होगा। अगर ओलेक्रेनॉन फ्रैक्चर हो गया, इंजरी कहाँ हुई? एल्बो के अंदर। एल्बो के अंदर इंजरी होने के कारण ये क्या करते हैं? इन्वॉल्विंग ओलेक्रेनॉन फ्रैक्चर, और जिसके कारण जो है आपको क्या देखने को मिलेगा? डिसलोकेशन देखने को मिलेगा किसका? डिसलोकेशन ऑफ रेडियल हेड। किसका? रेडियल हेड का जो है डिसलोकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, रेडियल हेड का जो है, और वो भी लगभग किस डिसलोकेशन जो होता है वो एंटीरियर रेडियल हेड का जो है डिसलोकेशन आपको देखने को मिलता है। दैट इज द ह्यूम फ्रैक्चर। दूसरा होता है मोंटेजिया फ्रैक्चर। व्हाट इज द मोंटेजिया फ्रैक्चर? मोंटेजिया फ्रैक्चर जो है अपन कहेंगे कि फ्रैक्चर ऑफ फ्रैक्चर ऑफ प्रोक्सिमल अल्ना। प्रोक्सिमल अल्ना का जो फ्रैक्चर होता है, ओके, प्रोक्सिमल अल्ना का फ्रैक्चर होगा। ओके, और ये एसोसिएटेड रहता है, एसोसिएट प्रोक्सिमल अल्ना का फ्रैक्चर एसोसिएटेड विथ डिसलोकेशन ऑफ रेडियल हेड। इसके कारण भी क्या होगा? डिसलोकेशन ऑफ रेडियल हेड। डिसलोकेशन ऑफ रेडियल हेड का जो डिसलोकेशन होगा, पर फ्रैक्चर किसका हो रहा है? प्रोक्सिमल जो है अल्ना का, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ अल्ना का जो है वहां फ्रैक्चर हो रहा है, उसको बोलते हैं मोंटेजिया फ्रैक्चर। तीसरा जो है गैलेजिक फ्रैक्चर। ओके, और जो गैलेजी फ्रैक्चर होता है इसके अंदर क्या है? फ्रैक्चर ऑफ मिडल टू डिस्टल, मिडल से डिस्टल की तरफ। फ्रैक्चर ऑफ मिडल टू डिस्टल, यानी अपन कह सकते हैं वन थर्ड ऑफ डिस्टल का भी कौन सा? वन थर्ड ऑफ रेडियस, रेडियस का वन थर्ड पार्ट। ओके, मिडल से डिस्टल की तरफ होता है, और डिस्टल में भी कौन सा? वन थर्ड डिस्टल पार्ट ऑफ रेडियस। ओके, वन थर्ड डिस्टल पार्ट ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर होता है, और जिसके कारण वन थर्ड पार्ट का डिस्टल हो रहा है, और जिसके कारण ये एसोसिएटेड किससे रहता है? तो ये जो एसोसिएटेड विथ, इसका जब फ्रैक्चर होगा तो ये किससे एसोसिएटेड विथ डिसलोकेशन कह सकते हैं, या तो अपन डिसलोकेशन, या फिर दूसरा कहते हैं सबलेक्सेशन। सबलेक्सेशन, डिसलोकेशन या सबलेक्सेशन ऑफ रेडियो अल्नार जॉइंट। रेडियो अल्नार जॉइंट, रेडियो अल्नार जॉइंट है उनका, या तो डिसलोकेशन हो जाता है, या फिर जो है सबलक्सेशन ऑफ रेडियो अल्नार जॉइंट ये होता है। इसको बोलते हैं ग्लेजी फ्रैक्चर। और डिस्टल एंड ऑफ रेडियस अगर मान लो फ्रैक्चर होती है, डिस्टल एंड अगर फ्रैक्चर होता है तो उसको बोलते हैं कॉलिस फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं? कॉलिस फ्रैक्चर। ठीक है, दैट इज नॉन एज कॉलिस फ्रैक्चर, कॉल्स फ्रैक्चर या कॉलिस फ्रैक्चर। ओके, तो डिस्टल फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस इज कॉल्ड एज कॉलिस फ्रैक्चर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? चलो नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो एक एक जो है आपको फ्रैक्चर के बारे में जो है बता दिया है, तो ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की वाली बात नहीं। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है?
क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है कि स्पाज्म ऑफ फेशियल नर्व, स्पाज्म ऑफ फेशियल नर्व, फेशियल नर्व का स्पाज्म होता है किसके कारण, स्पाज्म ऑफ फेशियल नर्व अकर इन, किस कंडीशन के अंदर स्पाज्म होगा, कि हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, ओके, हाइपर कैल्शियम होगा, ओके, हाइपर कैल्शियम तो होता नहीं, हाइपोकैल्शियम हो सकता है, ठीक है, और हाइपर कैलिमियम होगा तो ये भी नहीं। टिटेनी, टिटेनी जो होता है वो हाइपोकैल्सीमिया के कारण होता है, तो टिटेनी में जो है आपको फेशियल मसल स्पाज्म जो है आपको देखने को मिल सकता है, तो किसके अंदर होगा, टिटेनी के अंदर, ओके, तो फेशियल मसल का स्पाज्म जो है टिटेनी में होगा, जो आपको हाइपोकैल्सीमिया के कारण देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकिएक्टेसिस के कॉम्प्लिकेशंस क्या है, देखो ब्रोंकिएक्टेसिस सेरिब्रल एब्सिस होता है, लंग एब्सिस होता है, देखो लंग एब्सिस भी होता है और अमाइलोइडोसिस भी होता है, ठीक है, ये जो कॉम्प्लिकेशन है वो रेयरली है, होता तो है पर रेयर कॉम्प्लिकेशन है, इसका ब्रोंकिएक्टेसिस का रेयर कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि मे बी जो इन्फेक्शन है वो ब्लड के थ्रू जो है वो आपके सेरिब्रल पार्ट तक पहुंचता है और फिर वहां जो इन्फेक्शन करवा सकता है, तो अपन चारों में मान सकते हैं, ऑल अबव ऑप्शन इज द राइट आंसर, पर ये जो है वो रेयरली है, ये जो है मोस्ट कॉमनली होते हैं, उसके अलावा निमोनिया है, ठीक है, ये भी जो है ब्रोंकिटिस के कारण निमोनिया है, रेस्पिरेटरी फेलियर है, ये सारी कंडीशन जो इसमें देखने को मिलती है, निमोनिया, रेस्पिरेटरी फेलियर, ये सारी कंडीशन जो इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन रेयरली है पर है कॉम्प्लिकेशन, तो इसलिए ऑल अबव चार ऑप्शन राइट है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग डीएम इज करेक्टराइज्ड बाय डैमेज टू द बीटा सेल्स, बीटा सेल्स के डैमेज के कारण इनमें से कौन सी जो है, इनमें से कौन सी डायबिटीज जो है आपको देखने को मिली, बीटा सेल्स क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, ठीक है, अगर बीटा सेल डैमेज हो रही है तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज होता है, उसको क्या बोलते हैं, टाइप फर्स्ट डायबिटीज, ठीक है, बीटा सेल्स प्रॉपर्ली डैमेज होगी जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो उस कारण जो है होगी, उसको टाइप फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। टाइप सेकंड के अंदर, ठीक है, बीटा सेल्स जो है इंसुलिन जो प्रोड्यूस कर रही है उसका या तो यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है या कम इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, तो ये सब, तो बीटा सेल्स के कारण, ठीक है, बीटा सेल्स के कारण जो है मोस्ट कॉमनली जो देखने को मिलेगी वो टाइप फर्स्ट डैमेज के कारण, जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है लो और अपसेंट ग्लूकोज इज इन सीएसएफ, वो किसको डिनोट करेगा, तो वो करता है बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस में ग्लूकोज जो है उसका अमाउंट डिक्रीज देखने को मिलता है, डिक्रीज ग्लूकोज होता है, वायरल के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट जो है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीज ग्लूकोज, ध्यान रखना वायरल के अंदर, ठीक है, तो जो ग्लूकोज का अमाउंट जो डिक्रीज देखने को मिलता है वो हमेशा बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस में, और मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, ओके, ट्यूबरक्लोसिस, कौन सा होता है, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस को ट्यूबरक्लोसिस होती है, उसके अंदर जो है आपको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जिसमें आपको ग्लूकोज का लेवल जो है कम देखने को मिलता है, तो ये जो है इसके अंदर आंसर जो है ये जाएगा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ओके, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट जो है वो कम देखने को मिलता है, ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है अपने अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो अपना क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या, द एजेंट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, देखो वह एजेंट जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं उनको क्या कहते हैं, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, द एजेंट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज, एंटीसेप्टिक बोलते हैं, ओके, बैक्टीरियोसिडल बोलते हैं, और ये ऑप्शन परफेक्टली दिख नहीं रहा है, ठीक है, और दिस इज बैक्टीरियोस्टेट, क्या कहते हैं, जो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेट, ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, मार नहीं रहे हैं, ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है, जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेट, और जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोसिडल, ठीक है, किल जो बैक्टीरिया को करते हैं, किल द बैक्टीरिया, दैट इज बैक्टीरियोसिडल, दैट इज बैक्टीरियोसिडल, ठीक है, तो यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है वो इनहिबिट करने वाले एजेंट को अपन क्या कहेंगे, बैक्टीरियोस्टेट एजेंट, क्या कहते हैं, तो बैक्टीरिया जो ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं देते, ग्रोथ को रोक देते हैं, पर यहाँ पर जो है बैक्टीरिया को ही किल कर दे उसको बैक्टीरियोसिडल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल कितना होता है, 2 to 3 मिली इक्विवेलेंट होता है, या 2.3 to 3.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, या 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, या 5.1 to 7.4 मिली इक्विवेलेंट पर, तो पोटेशियम का नॉर्मल सीरम लेवल कितना रहेगा, ब्लड के अंदर नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना है, तो 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के आसपास, दिस इज द नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल, इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरो ट्रांसमीटर एक्सेप्ट,
सबके सब जो है न्यूरोट्रांसमीटर है, एक को छोड़कर, एक्सेप्ट पूछा है। डोपामिन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। गाबा क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। सेरोटोनिन भी क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। ट्रोपोनिन क्या है? ट्रोपोनिन कार्डियक मार्कर के अंदर यूज होता है। ट्रोपोनिन किस में आता है? कार्डियक मार्कर में यूज होता है। तो ये जो ऑप्शन डी जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, ये क्या है? कार्डियक मार्कर है। ठीक है, तो ये कार्डियक मार्कर में यूज होता है। ये जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, ट्रोपोनिन। ठीक है, ट्रोपोनिन जो है वो क्या है? कार्डियक मार्कर है। तो ये ऑप्शन जो सही जाएगा, एक्सेप्ट पूछा आपसे तो एक्सेप्ट में जो है ट्रोपोनिन सही जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वार्म, ड्राई और पिंक स्किन इज सीन इन। कौन से जो है शॉक के अंदर आपको वार्म, ड्राई और पिंक स्किन देखना? देखो, हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, वो किसके कारण? डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। अगर ब्लड वॉल्यूम कम होगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइपोवोलेमिक शॉक। और हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट साइन देखने को मिलता है, जो अर्ली साइन होगा हाइपोवोलेमिक शॉक का, अर्ली साइन जो होता है वो होता है टेकीकार्डिया। क्या होता है? टेकीकार्डिया। ठीक है, और जो लेट साइन होता है वो होता है ओलिगोयूरिया। कौन सा होता है? ओलिगोयूरिया। किसके अंदर बात कर रहा हूँ? हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर। कार्डियोजेनिक शॉक की बात करूँ तो कार्डियोजेनिक शॉक का जो अर्ली साइन है वो है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का लेवल जो है वो कम हो जाता है, अल्टर्ड हो जाता है। ठीक है, और एनाफेलिक जो ये आपके इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स के कारण जो शॉक होता है। ओके, इम्यून सिस्टम क्या करता है? केमिकल को रिलीज करता है और जिसके कारण जो शॉक होगा। इसके अंदर मोस्ट कॉमनली जो आपको क्या होगा? ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। और साथ साथ में क्या है, जो एयरवे है वो कैसा हो जाता है? नेरो, नेरो एयरवे हो जाता है। तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी वगैरह जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, स्किन पिंक नहीं होगी, तो स्किन कैसी होगी? ब्लूइश कलर की हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा जो है यहाँ पर पल्स जो है वो कैसी हो जाती है? फास्ट हो जाती है और वीक होती है। ठीक है, पल्स जो है फास्ट और वीक। जबकि जो न्यूरोजेनिक शॉक है उसके अंदर आपको क्या है? वार्म, ड्राई और पिंक कलर की स्किन जो है न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर देखना। ये मेनली वेजोस्पाज्म के कारण होता है। और इसमें भी आपको हाइपोटेंशन तो देखने को मिलेगा ही। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर तो डिक्रीज होता ही होता है, साथ में ब्रेडिकार्डिया भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ब्रेडिकार्डिया। ओके, ब्रेडिकार्डिया होगा। तो वार्म, ड्राई और पिंक स्किन किसमें देखने को मिलती है? न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर। किसमें देखने को मिलती है? न्यूरोजेनिक, वार्म स्किन देखने को मिलती है। दैट इज द न्यूरोजेनिक शॉक, उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूरोजेनिक शॉक। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जॉन्स क्राइटेरिया गाइड इन द डायग्नोसिस ऑफ। जॉन्स क्राइटेरिया जो है किसके डायग्नोसिस में यूज करते हैं? इनएफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, रोमेटिक फीवर में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, या कंजेनिटल हार्ट डिजीज में? तो रोमेटिक फीवर। ओके, जॉन्स क्राइटेरिया जो है वो रोमेटिक फीवर में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है? रोमेटिक फीवर में, जॉन्स क्राइटेरिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है एब्डोमिनल मसल्स गार्ड इज प्रेजेंट इन। ये मस्कल लिखा है, मस्कल नहीं, मसल्स गार्ड होता है। एब्डोमिनल मसल्स गार्ड इज प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है? एसाइटिस के अंदर, पेरिटोनाइटिस में, हेमरोइड्स में, या पेप्टिक अल्सर्स में? तो मसल्स गार्ड जो है वो पेरिटोनाइट में, इसमें प्रेजेंट होता है पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम, जिसमें आपको अपेंडिसाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम होती है। ओके, डाइवर्टिकुलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, डाइवर्टिकुलाइटिस। ठीक है ना, इनके अंदर जो है आपको मसल्स गार्ड प्रेजेंट देखने को मिलेगा। तो पेरिटोनाइटिस। ओके, इनके अंदर नहीं होगा। तो एब्डोमिनल गार्ड, एब्डोमिनल मसल्स गार्ड जो है किसमें प्रेजेंट होता है? पेरिटोनाइटिस के अंदर। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वार्फिन टॉक्सिसिटी कैन बी ट्रीटेड विद। ये अभी मैंने बताया, वार्फिन का एंटीडोट क्या था? वार्फिन टॉक्सिसिटी हो रखी है, तो उसका एंटीडोट क्या है? विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के। प्रोटामाइन सल्फेट किसका था? ये अभी अपन पहले पढ़ लिया, प्रोटामाइन सल्फेट है पेरिन का। ओके, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है अपना, विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम जोना जोना ग्लोमेरुलोजा। जोना ग्लोमेरुलोजा जो है कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? ओके, तो जो जोना ग्लोमेरुलोजा है वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो सिक्रेट करती है। एस्ट्रोजन जो है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? ओवरी के थ्रू। ठीक है, ओवरी, या फिर जो है प्रेगनेंसी के टाइम जो है प्लेसेंटा जो है इसको सिक्रेट करता है। कॉर्टिजोल जो है वो कौन सा? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड से जो है कॉर्टिजोल हार्मोन सिक्रेट होता है। और इंक्रीज कॉर्टिजोल जो है वो आपको क्या है? कुशिंग सिंड्रोम करवाता है। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है, ओके, दिस इज सेक्रेटेड फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलोजा, जोना ग्लोमेरुलोजा से सेक्रेट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
ओके, क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एन अर्ली सिम्टम्स ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस में सबसे अर्ली सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है? टॉसिस। क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन ए इज टॉसिस। टॉसिस का मतलब होता है ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, आईलिड जो है ड्रॉप हो जाती है, तो ये सबसे ज्यादा जो है माइस्थेनिया ग्रेविस में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, अ बेबी विथ साइनोटिक स्पेल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पहले बताया हुआ है। बेबी विथ साइनोटिक स्पेल कैन बी काम बाई प्रोवाइडिंग। ठीक है, बेबी अगर तो मान लो साइनोटिक स्पेल में है तो उसको क्या, कौन सी पोजीशन देकर उसको काम रखा जा सकता है? पॉलर पोजीशन दोगे, नी चेस्ट पोजीशन देते हैं, सुपाइन पोजीशन या प्रोन पोजीशन? तो नी चेस्ट पोजीशन। कौन सी पोजीशन देते हैं? ओके, साइनोटिक स्पेल के अंदर जो है नी चेस्ट पोजीशन देते हैं। ओके, जिसके कारण जो है पर्सन्स के अंदर जो है साइनोसिस नहीं हो, यानी जो प्योर ब्लड है, ठीक है, उसके साथ जो है इम्प्योर ब्लड मिक्स नहीं हो, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? नी चेस्ट पोजीशन जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, लीड पॉइजनिंग इज आल्सो नोन एज, लीड पॉइजनिंग को किस नाम से जाना जाता है? एस्ट्रेक्सिस से जानते हैं, प्लज्मी फ्लूबिज्म के नाम से जानते हैं, या प्लम्बर के नाम से जानते हैं, या पेडर वाईफाई सिंड्रोम के नाम से जाता है? तो ये दिस इज नॉन एज प्लबिज्म, प्लबिज्म के नाम से जो जाते हैं, लीड पॉइजनिंग को प्लबिज्म के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है लोगन बो इज यूज पोस्ट ऑपरेटिवली आफ्टर सर्जिकल रिपेयर ऑफ। ओके, लोगन बो जो है वो कौन सी कंडीशन में आफ्टर सर्जरी जो अपन इसको यूज करते हैं? ओके, ओके, तो लोगन बो जिससे क्या है, उस सर्जरी के बाद जो ऑर्गन जहाँ पर सर्जरी हो उनके मूवमेंट वगैरह जो वो रेस्ट्रिक्टेड रहे, ज़्यादा मूवमेंट वगैरह नहीं हो, तो किस में करते हैं? क्लेफ्ट लिफ्ट और पैलेट में करते हैं, इसोफेजियल अट्रेसिया में, इग्वाइनल हर्निया में, या हाइटल हर्निया में? तो क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट के अंदर लोगन बो यूज किया जाता है। इसमें यूज करते हैं क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी के अंदर। ठीक है ना, चीलोप्लास्टी एंड पैलेटोप्लास्टी। ओके, जो ये सर्जरी करते हैं, ओके, पैलेटोप्लास्टी चीलोप्लास्टी, उसके अंदर लोगन बो यूज किया जाता है, जिससे जो है हेड जो है वो स्थिर रहे, पर्सन जो है बार बार, बच्चा जो है, क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर किया जाता है, बच्चा जो है अगर मूवमेंट करेगा जिसकी वजह से जो सर्जरी वगैरह जो हो रखी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ के जो सुचरिंग वगैरह हैं वो इरिटेट हो सकते हैं, तो इसलिए उस हेड को फिक्स किया जाता है, जिसको बोलते हैं लोगन बो। लोगन बो जो है वो क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट जो है, द टेक्निक ऑफ साइको एनालिसिस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो, द टेक्निक ऑफ साइको एनालिसिस, ओके, साइको एनालिसिस की टेक्निक कौन सी है एक को छोड़कर? ओके, एक्सप्लोरेशन साइको एनालिटिक टेक्निक है, ओके, फ्री एसोसिएशन ये भी साइको एनालिटिक है, क्ले एसोसिएशन और ट्रांसफेरेंस। ओके, ये सारी, ट्रांसफेरेंस भी है, फ्री एसोसिएशन भी है, एक्सप्लोरेशन भी है। क्ले एसोसिएशन जो है वो साइको एनालिसिस टेक्निक नहीं है। ओके, ये जो है साइको एनालिसिस टेक्निक, तो ऑप्शन सी इज द राइट। एक्सेप्ट पूछा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल स्कोर इन मिनी मेंटल स्टेटस एग्जाम? मिनी मेंटल स्टेटस एग्जाम में टोटल स्कोर कितना होता है? 25 होता है, 30 होता है, 32 होता है, 35 तो 30 होता है। ओके, जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जो टोटल स्कोर रहता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जाम में, तो 30 रहता है। कितना रहता है? 30। ओके, ओमेगा साइन जो है वो किस में दिखता है? ओमेगा साइन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? एंग्जियस पेशेंट के अंदर दिखता है, ओके, डिल्यूटेड पेशेंट्स के अंदर दिखता है, डिप्रेस पेशेंट में दिखता है, या नेगेटिविटी पेशेंट के दिखता है? तो डिप्रेस पेशेंट के अंदर हमेशा आपको ओमेगा साइन दिखेगा। इस कौन से पेशेंट में? डिप्रेस वाले पेशेंट में। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन दिया है कि रीमा इज एडमिटेड इन साइकेट्रिक वार्ड। साइकेट्रिक वार्ड के अंदर रीमा को एडमिटेड किया गया है, रिफ्यूज टू ईट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट को खाने से मना कर रही है, और क्या कह रही है कि ये ब्रेकफास्ट जो है वो कैसा है? पॉइजनियस है। ओके, क्या कह रही है? रीमा इज एडमिटेड टू साइकेट्रिक वार्ड, रिफ्यूज टू ईट ब्रेकफास्ट बाय स्टेटिंग दैट द फूड इज पॉइजन, दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज एन एग्जाम्पल हो, ये किसका एग्जाम्पल है? ठीक है ना, वो इसलिए मना कर रही है कि ये जो खाना है इसके अंदर जहर है, और ये मुझे नहीं खाना है, ये इसलिए दिया गया है ताकि कोई मुझे मार सके। ठीक है, तो वो कंडीशन किसको डिनोट कर रही है? ओके, तो ये कंडीशन किसको? हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस उस कंडीशन को कहते हैं कि जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ही नहीं हो, और पर्सन जो है उसके बारे में रॉन्ग परसेप्शन कर रहा हो, वो हेलुसिनेशंस में आता है। इल्यूजन में कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और उसके बारे में रॉन्ग परसेप्शन कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, जैसे पेन है, इस पेन को जो है पेन नहीं समझकर कुछ और समझना, ठीक है ना,
तो उसको बोलते हैं, जैसे कोई छड़ी पड़ी है, लकड़ी पड़ी है, तो उसको सांप समझ लेना, स्नेक समझना, वो इल्यूजन के अंदर आता है। हेल्यूसिनेशंस के अंदर क्या है, कुछ भी है नहीं फिर भी उसको सुनाई दे रहा है, जैसे कोई आवाज आ ही नहीं रही है फिर भी उसको सुनाई दे रही है, कमरे के अंदर कोई बैठा भी नहीं है तो उसको लग रहा नहीं कोई ना कोई बैठा है, वो आता है हेल्यूसिनेशंस के अंदर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो है वो डेल्यूजन का है। किसका है? डेल्यूजन का। इसका एग्जाम्पल डेल्यूजन का, उसको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे मारना चाहता है, इसलिए इस खाने के अंदर जहर है, इसलिए वो मना कर देती है कि भाई ये खाना जो आप दे रहे हो इसके अंदर जहर है। ठीक है, तो उसके दिमाग के अंदर ये चीजें चलती रहती है, तो ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं डेल्यूजन। क्या बोलेंगे? डेल्यूजन। ओके, तो ये डेल्यूजन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चंस है, ओके नेक्स्ट जो है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्रोनोथेरेपी। क्रोनोथेरेपी इज यूज फॉर, क्रोनोथेरेपी किसके लिए यूज होते हैं? कि मैनिपुलेटिंग पेशेंट्स स्लीप शेड्यूल, पेशेंट के स्लीप शेड्यूल को मैनिपुलेट करने के लिए, मैनिपुलेटिंग पेशेंट एनवायरनमेंट, पेशेंट के एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करने के लिए, एडजस्टिंग टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को एडजस्ट करने के लिए, एडजस्टिंग वर्किंग आवर को एडजस्ट करने के लिए। तो क्रोनोथेरेपी जो है पेशेंट के स्लीप शेड्यूल को मैनिपुलेट करने के लिए यूज की जाती है। क्रोनोथेरेपी इज यूज इन मैनिपुलेटिंग पेशेंट स्लीप शेड्यूल को मेंटेन करने के लिए क्रोनोथेरेपी अपन यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ओके ऑकस्टिक, ऑटिस्टिक चाइल्ड शो, ऑटिस्टिक चाइल्ड शो, ऑटिस्टिक चाइल्ड क्या शो करेगा? नॉट वांटिंग टू ईट, क्राइंग फॉर अटेंशन, कैटाटोनिक लाइक रिजिडिटी, या एंजॉइंग बीइंग विद पीपल। जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है वो हमेशा ध्यान रखना, खाने की चीजों को मना करेगा, नॉट वांट टू ईट। ओके, कैसे लक्ष्य दिखाता है? नॉट वांट टू ईट। ओके, और क्या शो करेगा? नॉट वांट टू ईट। ओके, क्राइंग फॉर अटेंशन, अटेंशन के लिए वो नहीं चिल्लाएगा। ये कैटाटोनिक लाइक रिजिडिटी वगैरह उसमें नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो हमेशा है ये इस प्रकार के जो चाइल्ड होते हैं वो क्या करते हैं? नॉट वांटिंग टू ईट, साइकेट्रिक प्रॉब्लम। ओके, रैपिड सक्सेशन ऑफ इनकम्प्लीट एंड प्योरली कनेक्टेड आइडियाज इज, ठीक है, रैपिड सक्सेशन ऑफ इनकम्प्लीट एंड पुअरली कनेक्टेड आइडियाज, उसको क्या बोलते हैं? फ्लाइट ऑफ आइडियाज, फ्लैट अफेक्ट, रेलियासमेंट, या फ्लडिंग। दैट इज फ्लाइट ऑफ आइडियाज, है ना, एक आइडिया से दूसरे आइडिया पर जो है वो चले जाते हैं, उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे मान लो पहले क्रिकेट की बात करते करते बॉलीवुड पे चला गया, बॉलीवुड की बात करते करते जो है न्यूज़ पे चला गया, न्यूज़ की बात करते करते किसी और पॉलिटिकल की न्यूज़ पे चला गया, पॉलिटिकल, है ना। तो ये दो आइडियाज हो रहे हैं, ये इनकम्प्लीट भी है और साथ में जो है इनका कोई जो है स्ट्रांगली कनेक्शन नहीं है, पुअरली कनेक्शन रहता है। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज, उसको क्या बोलेंगे? फ्लाइट ऑफ आइडियाज। ठीक है, ये जो है इसका है फ्लाइट ऑफ आइडियाज का एग्जांपल है। द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच इज कनेक्टेड विद द रोल आइडेंटिफिकेशन। रोल आइडेंटिफिकेशन जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज होती है? ओरल स्टेज होती है, ऑडिपल स्टेज होती है, लेटेंसी स्टेज होती है, जेनेटल स्टेज होती है। ऑडिपल स्टेज कौन सी स्टेज होती है? ऑडिपल। ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ऑडिटल स्टेज होती है जो क्या किससे कनेक्टेड रहती है? रोल आइडेंटिफिकेशन से। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है, ओके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन, बेस्ट प्रोफाइल एक्सिस फॉर फेब्राइल सीजर। फेब्राइल सीजर के लिए सबसे बेस्ट प्रोफाइल एक्सिस क्या है? फेब्राइल सीजर नहीं हो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या देते हैं? एसिटामिनोफेन देते हैं, फिनोबार्बिटॉन देते हैं, फेनिटोइन देते हैं, या डाइजिपाम देते हैं। ठीक है ना, तो हमेशा देखना फेब्राइल सीजर जो है उसको प्रोफाइल एक्सिस के लिए हमेशा क्या देते हैं? फिनोबार्बिटॉन। क्या देते हैं? फिनोबार्बिटॉन, दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करें, मेजर साइड इफेक्ट ऑफ हॉलपेरिडोल। हॉलपेरिडोल जो मेडिकेशन है, हालोपेरिडोल, हालोपेरिडोल मेडिकेशन का जो है मेजर साइड इफेक्ट क्या रहता है? तो ये ईपीएस करवाती है, एक्स्ट्रा पैरामेडिकल सिम्टम्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, एक्स्ट्रा पैरामेडिकल, एनोरेक्सिया। ओके, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है
और एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या करवाती है, ईपीएस करवाती है। क्या करवाती है, ईपीएस। एंटी साइकोटिक ड्रग्स हमेशा क्या करवाएगी, ईपीएस करवाएगी, एक्स्ट्रा पैरामेडिकल सिम्टम्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, अगला जो अपना क्वेश्चन है, क्लासिकल फीचर्स ऑफ ओसास। ओसास का जो है क्लासिकल फीचर्स क्या है, व्हाट इज द ओसास। ओसास क्या है, इसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव 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 स्लीप एपनिया सिंड्रोम। ओके, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम जो क्या है, ऐसे व्यक्ति जिनको जो है सोते टाइम जो है वो फेरिंग्स वगैरह जो क्या हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, और उस ऑब्स्ट्रक्ट होने के कारण जो है रेस्पिरेशन जो प्रॉपर्ली रहता नहीं है, तो उस साइड में आपको क्लासिकल फीचर्स क्या देखने को मिलता है। ओके, ज़्यादातर ये कंडीशन जो होती है, ओके, ओसास ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम जो है, जो पर्सन ज़्यादा टाइम तक सोते हैं, स्लीपीनेस जो ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना, डे टाइम के अंदर, ठीक है, दिन में भी ज़्यादा टाइम तक सोते रहते हैं, एक्सेसिव जो स्लीपिंग करते हैं, उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। वो क्या होता है, स्नोरिंग, खराटे मारना, क्या बोलते हैं उनको, स्नोरिंग। स्नीजिंग होगा, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग या बर्स्ट ऑफ एनर्जी, बर्स्ट ऑफ एनर्जी, तो इसमें स्नोरिंग, ओके, खराटे जो है ओसास वाले में। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो सिंड्रोम है उसके अंदर स्नोरिंग देखने को मिलेगी आपको। क्या देखने को मिलेगी, क्लासिक फीचर्स क्या होगा, स्नोरिंग। ओके, पूरा नाम इसका क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 92। ओके, हु इज द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन थी, हु इज द फर्स्ट। ओके, हेगर्ड पेपेल्यू थी, लिंडा लिंडा रिचर्ड्स थी, सिगमंड फ्रॉड थे, या फिर जेन वेंसन थी। तो लिंडा रिचर्ड्स जो है फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स थी, कौन थी, लिंडा रिचर्ड्स। जो फर्स्ट अमेरिकन साइकेट्रिक नर्स थी, लिंडा रिचर्ड्स। ओके, उसका नाम क्या था, लिंडा रिचर्ड्स। ओके, पार्किंसन डिजीज इज कोज्ड बाय, पार्किंसन डिजीज जो है किसके द्वारा कोज होती है, डेथ ऑफ ब्रेन सेल ड्यू टू ओल्ड एज। ओल्ड एज में अगर ब्रेन सेल डेथ हो जाती है तो पार्किंसन होता है। ये एक हेरिडिटरी फैक्टर है। इम्पेयरमेंट ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल इन द ब्रेन, या फिर डीमाइलेशन ऑफ द नर्व सेल। तो इम्पेयरमेंट ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल, ओके, डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल जो है वो अगर प्रॉपरली जो है काम नहीं करेगी, उनका अगर इम्पेयरमेंट हो गया, ओके, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, पार्किंसन डिजीज देखने को मिलेगी। कौन सी डिजीज, पार्किंसन। ठीक है, जिसमें ट्रेमर्स वगैरह जो आपको देखने में है, ट्रेमर्स वगैरह जो है देखने को मिलते हैं पार्किंसन के अंदर। ठीक है ना, तो डोपामिन जो सेल्स है, प्रोड्यूसिंग सेल्स है, वो ब्रेन के अंदर इम्पेयरमेंट हो जाती है, और जिसके कारण जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं पार्किंसन डिजीज। क्या बोलेंगे, पार्किंसन डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, एंटीडोट फॉर मेथेनॉल। मेथेनॉल का एंटीडोट क्या है, मेथेनॉल का एंटीडोट है एथेनॉल। ओके, मेथेनॉल का एंटीडोट क्या है, एथेनॉल। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है, साइको एनालिटिक थ्योरी वाज डेवलप बाय, साइको एनालिटिक थ्योरी जो है किसने डेवलप की थी, सिगमंड फ्रॉड ने। साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी थी, सिगमंड फ्रॉड ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, स्लीप वॉकिंग इन इज अदरवाइज कॉल्ड। ओके, नींद के अंदर चलने वाली जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं, सोमना एम्बुलिज्म। ओके, एम्बुलेशन, एम्बुलेशन का मतलब क्या था, मूवमेंट। ओके, तो स्लीप वॉकिंग, स्लीप वॉकिंग को क्या बोलते हैं, सोमना एम्बुलिज्म। सोमना एम्बुलिज्म इज नॉन एज सोमना एम्बुलिज्म। ओके, दिस इज स्लीप वॉकिंग, नींद के अंदर चलना, उसको बोलते हैं सोमना एम्बुलिज्म। ओके, नेक्स्ट जो है, और ये तो है इंसोमिनिया, नींद का लैक ऑफ स्लीप होती है। एन्यूरेसिस, इनवॉलेंट्री यूरिन जो पास आउट करता है उनको एन्यूरेसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपना अगला क्वेश्चन है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फोबिया। सभी प्रकार का अगर कोई फोबिया, किसी भी टाइप का फोबिया हो, जैसे एक्रोफोबिया हो, क्लस्ट्रोफोबिया हो, ठीक है, गेमोफोबिया हो, ओके, तो ये सारे फोबिया के लिए कौन सा ट्रीटमेंट जो है बेस्ट रहता है, डेफिनेटिव यानी एकदम कारगर ट्रीटमेंट जो है वो कौन सा होगा। ठीक है, बिहेवियर थेरेपी होगा, सोशल थेरेपी होगा, अवॉइडेंस थेरेपी होगा, या ड्रग्स थेरेपी। ड्रग्स के थ्रू आप डर को कर सकते हो, नहीं। ओके, अवॉइडेंस, उसको अवॉइड करके, कि भाई हाइट से डर लगा है तो हाइट वाले प्लेस में नहीं जाना, उसको अवॉइड करके कर सकते हो। ओके, सोशल थेरेपी,
ओके, या फिर बिहेवियर थेरेपी। तो इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो बिहेवियर थेरेपी है, यानी उसके बिहेवियर के अंदर आपको क्या मॉडिफिकेशन करवाना है, सेंसिटाइजेशन एंड डिसेंसिटाइजेशन जो थ्योरी होती है। ओके, यानी कि या तो क्या करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट से उसको डर लगता है उसको रियलिटी में उसके सामने जो बार बार लेके जाया जाता है जिससे जो है उसका डर खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो ये जो थेरेपी होती है उसको बोलते हैं बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, तो बिहेवियर थेरेपी के थ्रू ही जो है आप प्रॉपरली जो है फोबिया का जो है अपन ट्रीटमेंट करते हैं। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है फोबिया का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगला जो क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, OCD is the best managed with the which of the following psychotherapy? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो होते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज बेस्ट मैनेज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोथेरेपी? किस साइकोथेरेपी से OCD को आप ट्रीट करते हैं? साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर साइकोथेरेपी या सपोर्टिव थेरेपी? तो हमेशा ध्यान रखना OCD जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से एकदम परफेक्ट सही होती है। कौन सी थेरेपी यूज करते हैं OCD में? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ओके, उनके थिंकिंग का जो लेवल है उसको चेंज किया जाता है। ओके, तो वो है OCD में। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है ना, जैसे मान लो उनको दिमाग में ऐसे रहता है बार बार जो है, जैसे किसी चीज को छुएंगे और फिर ऐसा उनके दिमाग में डर रहता है कि भाई ये तो इन्फेक्टेड है, तो बार बार हैंड वॉशिंग करना, ठीक है, बार बार लॉक को चेक करना कि भाई लॉक लगा के बार बार वापस आकर चेक लॉक लगा के नहीं लगा, ये जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर रहता है। तो उनके दिमाग में बार बार जो थॉट है वो चलते रहते हैं, और उन थॉट को रोकने के लिए क्या करेंगे अपन, उनके जो कॉग्निटिव फंक्शन है उसके मॉडिफिकेशन करेंगे, जिसके अंदर बन देते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। क्या करेंगे, OCD जो प्रॉब्लम है वो क्या है, उसमें जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है ना, ऐसे जो है थॉट बार बार दिमाग के अंदर चलते रहते हैं, ठीक है ना, और उन थॉट्स को जो है कम करने के लिए फिर वो क्या है, कोई एक एक्शन लेता है। जैसे दिमाग में किसी चीज को टच किया तो इन्फेक्टेड हो गया हूँ, तो बार बार फिर उसको कम हुए इन्फेक्टेड हूँ तो बार बार हैंड वॉशिंग करेगा, ठीक है ना। तो जो वर्क करता है, जिस चीज के बारे में उसके दिमाग में थॉट चलता है, फिर उसको ओवरकम करने के लिए क्या करता है, वो बार बार उसके लिए एक्शन करता है, उसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो वो जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से जो है वो बेस्ट थेरेपी रहती है इसके लिए। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन फैक्टर इन थेरापेटिक रिलेशनशिप। थेरापेटिक रिलेशनशिप के लिए सबसे बेस्ट फैक्टर कौन सा है? ट्रस्ट है, नॉलेज है, प्रोफेशनलिज्म है या मोटिवेशन है? तो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। जब भी आप थेरापेटिक रिलेशनशिप बनाते हो तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। तो ट्रस्ट इज द मेन फैक्टर फॉर थेरापेटिक रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन जो है, कॉमन रिस्क फैक्टर इन द पेशेंट विद सीवियर डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर आपको मोस्ट कॉमन कौन से फैक्टर जो है वो देखने को मिलते हैं? सीवियर डिप्रेशन पेशेंट, जो पेशेंट जो है डिप्रेस पेशेंट होता है, सीवियर डिप्रेस वाला पेशेंट होता है, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? ओके, उसके अंदर फिजिबिलिटी देखने को मिलती है, हेलुसिनेशंस देखने को मिलता है, एजिटेशंस देखने को मिलता है, सुसाइडल टेंडेंसी। तो डिप्रेसिव जो सीवियर डिप्रेसिव पेशेंट होते हैं उनके दिमाग के अंदर हमेशा सुसाइडल टेंडेंसी चलती रहती है। ओके, वो क्या है, सुसाइड करने का सोचते रहते हैं, तो डिप्रेस हो जाते हैं। तो उनके अंदर जो सीवियर डिप्रेशन होता है उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है, इसमें सीवियर डिप्रेशन के अंदर। ओके, आई होप कि आप लोगों को जो है ये जो वीडियो, जो प्रीवियस पेपर के जो सॉल्यूशन दिए हैं, ये वीडियो आपको, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आई थिंक जो मैंने कोशिश ट्राई किया है आपको ये सब समझाने की, आई थिंक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी ये वीडियो रहेगा। और यही चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर यूट्यूब चैनल के ऊपर आकर स्टडी करें, और आपका जो एग्ज़ाम आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए जो आप एक अच्छी प्रिपरेशन करें, उस एग्ज़ाम में आपको ज़रूर सफलता मिले। इस यही सारी कामनाएं जो है मैं आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए जो है विशेष देता हूँ आपको, बेस्ट विशेष प्रोवाइड करता हूँ कि मेरी तरफ से ये आपको बेस्ट विशेष है कि आप जल्द से जल्द जो है तैयारी करते हुए और अच्छे से एग्ज़ाम को जो है वो आप क्रैक करें, और एक अच्छी तैयारी के साथ एग्ज़ाम दें, और साथ में जो है उस एग्ज़ाम के अंदर आपको जो है सक्सेस ज़रूर मिले। ठीक है, ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एवरीडे जो है हम एक ना एक क्लास जो है आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, जो प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड डेली एक ना एक क्लास जो हम यहाँ पर डेली यूट्यूब चैनल के ऊपर रखेंगे। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो आपको तुरंत, जैसे यहाँ से क्लास अपलोड हुई तुरंत जो है वो आपको नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाएगा, और उस वीडियो को जो है आप आराम से जो है देख सकते हो। ठीक है, अपने ग्रुप के अंदर, अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर भी जो है इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए,
और हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए, ठीक है ना। जिससे क्या है कि आप लोगों के पास जो है हम इस प्रकार के जो आगे वीडियो जो है वो हम लेकर आते रहें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम के लिए आप सभी को जो है बेस्ट विशेस प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। भगवान से यही आशा करता हूँ कि आप लोग जो है वो जल्द से जल्द जो है एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो, ठीक है। मेहनत आप लोगों को करनी है। हम तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं कि भाई आपको कैसे पेपर का सॉल्यूशन करना है, क्वेश्चन जो है वो कैसे आते हैं। मेहनत आप लोगों की काम आएगी, ठीक है ना। आप अगर मेहनत करोगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई मेहनत करने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती है, मेहनत जो करता है उसकी सफलता कभी व्यर्थ नहीं जाती, इतना मैं ज़रूर कहता हूँ, ठीक है ना। जितनी मेहनत करोगे उतनी जो है सफलता आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखो, आप तैयारी करते हुए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, हाँ मैं जो तैयारी कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो परफेक्टली पढ़ रहा हूँ, ठीक है। पढ़ते टाइम ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं। जितना भी पढ़ रहे हो, ओके, जितना भी दिमाग के अंदर पढ़ रहे हो तो दूसरी चीज़ें उस टाइम नहीं होनी चाहिए दिमाग में। जब भी पढ़ रहे हो दिमाग के अंदर जो है कंटिन्यूस वही चीज़ें रहनी चाहिए। फोकस आपका उस टाइम स्टडी के ऊपर होना चाहिए, दूसरी चीज़ों पर नहीं होता है। मेनली अपन क्या जब भी पढ़ने बैठते हैं तो अपना जो दिमाग है वो पढ़ाई पर नहीं होकर आसपास की चीज़ों पर चला जाता है, ठीक है ना। वो नहीं होना चाहिए, आपका उस टाइम फोकस जो वो आपकी स्टडी पे हो, तभी जो है आपको सफलता मिलेगी। हालांकि आप पढ़ते तो जा रहे हो, दिमाग कहीं और चल रहा है, दिमाग के अंदर कुछ और चीजें चल रही है और आप यहाँ पढ़ रहे हो, इसका मतलब वो पढ़ना आपके लिए व्यर्थ है, वो चीजें आपके दिमाग के अंदर बैठ ही नहीं रही, ठीक है। तो फोकस करके पढ़िए, ठीक है ना। कंटिन्यूस जो है आपको उसके ऊपर फोकस करना है और स्टडी को कंटिन्यू रखिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।